नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर खीरी कांड से जांच में खुलासा, हादसा नहीं, हत्या की सोची समझी साजिश। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत, लोकतंत्र के बहाने राहुल गांधी का नया वार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी अखिलेश बोले, सच बोलने वालों पर केस दर्ज करा रही सरकार, अपमानित किए जा रहे किसान व नौजवान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। लखीमपुर खीरी कांड से जांच में खुलासा, हादसा नहीं, हत्या की सोची समझी साजिश। जी हाँ दोस्तों, तिकुनिया कांड के 3 महीने बाद एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच टीम ने इसे हत्या की सोची समझी साजिश बताते हुए मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं। इसमें धारा 307, 326 और 34 शामिल है। इसके साथ ही जांच टीम ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 302, 304A, 147, 148, 149, 279, 338 और 120 भी लगी हुई थी। इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था। मुकदमे की विवेचना अभी जारी है। विवेचना में एसआईटी ने पाया है कि जेल में बंद सभी आरोपियों ने धारा 307 जानलेवा हमला, धारा 326 अंग भंग करना और धारा 34 एक राय का अपराध किया है। एसआईटी ने मुकदमे में धारा 34, 307 और 326 बढ़ा दी है। बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए विवेचक ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत, लोकतंत्र के बहाने राहुल गांधी का नया वार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र में बहस व असहमति के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ट्यूशन लेने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, लोकतंत्र में बहस व असहमति का महत्व, इस विषय में मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है। राहुल गांधी की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय की गई जब संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा विपक्ष का हंगामा कर रहा है। गौरतलब है कि 29 नवंबर को आरंभ हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को मॉनसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के कारण इस सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी अखिलेश बोले, सच बोलने वालों पर केस दर्ज करा रही सरकार, अपमानित किए जा रहे किसान व नौजवान। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में मौत के मामलों में राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए हैं। सच बोलने वालों को भाजपा सरकार में झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इससे लोग परेशान हैं और किसान व नौजवान अपमानित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद बीज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला उत्पीड़न और अपराध बढ़े हैं। भाजपा ने सपा सरकार की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास किया है। उसके पास बताने के लिए अपना कोई काम नहीं है। वहीं अखिलेश ने ट्विटर पर जौनपुर में खुले मेडिकल कॉलेज का वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि ये है आधुनिक खंडहर। भाजपा राज में जौनपुर मेडिकल कॉलेज अभी खुद बिस्तर पकड़े है। पता नहीं कब ये जनता के इलाज के लायक होगा। अब 22 के चुनाव में जनता भाजपा का इलाज करेगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के समक्ष सोमवार को विभिन्न दलों के नेताओं ने सपा की सदस्यता ली। इसमें कौशाम्बी के उदल पांडेय ने भाजपा छोड़कर सपा की सदस्यता ली। पीपी चौरसिया, नेपाली पंडा, शाहिद अहमद घोसी, अकील अहमद घोसी, कयामुल हक तथा मो हनीफ बसपा से सपा में आए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप, सुनील भारती, विनोद कुमार, पूर्व डीआईओएस शिवचंद्र राम भी सपा में शामिल हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर संविधान को बचा सकती है, उदित राज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने सोमवार को लखनऊ में लोगों को क्षेत्रीय पार्टियों से आगाह करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर संविधान को बचा सकती है। उदित राज ने यहां संवाददाताओं से कहा, जब वर्ष 1996 में एचडी देवेगौड़ा की पार्टी सत्ता में आई थी तब आरक्षण विरोधी 5 आदेश पारित हुए थे। क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी चीन की घुसपैठ, बढ़ती महंगाई, कोविड-19 या विदेश नीति की बात नहीं करेंगी। वे हमेशा राज्य स्तरीय राजनीति में जीत हार और जातीय समीकरण बनाए रखने के लिए जोड़ तोड़ करने तक ही सीमित रहती हैं।
उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा, सिर्फ कांग्रेस ही मोदी और शाह को सत्ता से उखाड़ सकती है। अगर जय भीम को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में फिर से वापस लाना होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान का विरोध किया और 11 दिसंबर 1948 को संविधान की एक प्रति के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला भी जलाया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, कहा अर्थशास्त्र प्रधानमंत्री जानते हैं और न वित्त मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को मथुरा केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि न तो प्रधानमंत्री और न ही वित्त मंत्री अर्थशास्त्र जानते हैं। उन्होंने देश में महंगाई के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो किसी से सलाह नहीं लेती है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि सरकार न तो अर्थशास्त्र को समझती है, न प्रधानमंत्री जानते हैं और न ही वित्त मंत्री। उन्होंने कहा कि वे इस पर किसी से सलाह लेते हैं। सांसद ने कहा कि विकास दर में गिरावट आने पर भी वे नहीं जानते कि क्या करें। कुछ हिंदुत्व समूहों के दावे पर कि हिंदू पूजा स्थल उन जगहों पर होते थे जहां अब मस्जिदें स्थित हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम को निरस्त करने के लिए उनके द्वारा दायर मुकदमे का जवाब देना बाकी है। 1991 अधिनियम 15 अगस्त 1947 को प्रचलित पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। कुछ हिंदुत्व समूहों ने मथुरा और काशी में धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने की मांग की है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि सीमा मुद्दे पर चीन के साथ सरकार के व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। काशी में पीएम मोदी तो जौनपुर में अखिलेश यादव, जानिए क्यों अहम है पूर्वांचल का ये जिला। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मेगा इवेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पूर्वांचल साधने की कोशिश की है। अब बारी समाजवादी पार्टी सपा की है, जिस वाराणसी में कल और आज मेगा इवेंट हो रहा है, उससे महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर में आज और कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दरअसल समाजवादी विजय रथ यात्रा का 6वां चरण आज से शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव आज विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंचेंगे। वो जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सघन दौरा करेंगे। इसके अलावा जौनपुर जिले के 6 स्थानों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव आज जौनपुर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। वाराणसी से सटे जिले जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जबकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में जौनपुर की 9 में से 5 सीटों बदलापुर, जौनपुर सदर, जाफराबाद, केराकत और मड़ियाहू पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस जीती थी, जबकि सपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। शाहगंज, मल्हानी और मछली शहर पर सपा के प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि 3 सीटों मड़ियाहू, जाफराबाद और केराकत में सपा दूसरे नंबर पर थी। इसके अलावा मुंगरा बादशाहपुर सीट से बसपा की सीमा पटेल जीती थी, जो हाल में ही सपा में शामिल हो गई हैं। 2012 के चुनाव में जौनपुर की 7 सीटों पर सपा जीती थी। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश सपा के पुराने गढ़ को बचाने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2 दिन तक जौनपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे और सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे जौनपुर की बात करें तो यहाँ अच्छी संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के वोटर हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए मांगे मध्य प्रदेश से विधायक और दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मध्य प्रदेश से विधायक और दिग्गज नेताओं की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विधायकों और उन वरिष्ठ नेताओं के नाम मांगे गए हैं जिन्हें यूपी चुनाव कार्यों में लगाया जा सकता है। पड़ोसी क्षेत्र ग्वालियर, चंबल और विंध्य बुंदेलखंड से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी है। इसमें मौजूदा और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा के करीब हैं। दोनों राज्यों के लोगों का यहाँ पारिवारिक रिश्ता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश से कांग्रेस भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। इनमें कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा से डॉ नरोत्तम मिश्रा आदि दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। इस बार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को राष्ट्रीय सचिव बनाकर भेजा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका उत्तर प्रदेश में वैसे भी बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि केंद्रीय संगठन के निर्देश पर तैयारी की जा रही है। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके सूची तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही केंद्रीय संगठन को भेजा जाएगा। इन नेताओं का उपयोग कहां और कब करना है, यह उत्तर प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी। नवाब मलिक ने उठाया सवाल, संजय राउत की तरह सीएम योगी पर कब होगी एफआईआर दर्ज, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों,
राकांपा ने सोमवार को सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत की तर्ज पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो क्लिप भी ट्वीट किया। मलिक ने ट्वीट किया, जिस भाषा को लेकर संजय राउत जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर योगी जी के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज होगी। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सहयोगी हैं। मलिक ने एक राष्ट्र दो कानूनों के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया है कि भाजपा और गैर भाजपा दलों के नेताओं के लिए अलग अलग कानून हैं। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की 9 दिसंबर को दिल्ली के मंडावली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि 9 दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार में राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, नागपुर के बाद चंडीगढ़ समेत इन राज्यों में भी हुई एंट्री। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। रविवार को नागपुर में एंट्री होने के बाद आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आज दोपहर में महाराष्ट्र के नागपुर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। नागपुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के एक वेरिएंट की चपेट में आ गए हैं। रविवार को कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। अब इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 37 हो गई है, जबकि आईसीएमआर ने एक किट तैयार की है जो 2 घंटे में ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है। जबकि महाराष्ट्र में कुल 18 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आए हैं। दोनों युवक विदेश से लौटे थे। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 35 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 8,464 मरीज ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में संक्रमित पाए गए 20 साल का शख्स हाल ही में इटली से अपने परिजनों से मिलने आया था। 22 दिसंबर को वो इटली से भारत आया था। तब से वो होम क्वारंटाइन में था। दोबारा टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई। जानकारी के लिए बता दें कि युवक में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं देखा गया और उसने इटली में फाइजर वैक्सीन की डोज भी ली थी। फिलहाल पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों का तुरंत हो पुनर्वास। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनका पुनर्वास किए बिना तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने महामारी में एक या दोनों अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के बारे में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे ऐसी स्थितियों में हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसने ऐसे बच्चों की पहचान और पुनर्वास जैसे मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकें की थी। ऐसे बच्चों के पुनर्वास की योजना के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को रिकॉर्ड में रखा गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि पहचान की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब पीएम मोदी का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की कैसे सुरक्षा हो पाएगी? संसद में कांग्रेस का सवाल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल हैक किए जाने का मामला सोमवार को संसद में सुनाई पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ समय के लिए हैक किए जाने का विषय आज सदन में उठाया और कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। चौधरी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया और यह सवाल भी किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की कैसे सुरक्षा हो पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का हैंडल तक सुरक्षित नहीं रहा तो आम लोगों के ट्विटर हैंडल कैसे बच पाएंगे। जब सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है तो प्रधानमंत्री के अकाउंट से इसे लेकर ट्वीट किया जा रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल रविवार को कुछ समय के लिए हैक कर लिया गया था और ट्विटर के समक्ष यह मामला उठाए जाने के बाद अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र का उल्लेख किया और कहा कि राजनीतिक दलों के चुनावी वादों को पूरा नहीं करने पर उसे छल माना जाए और इनके खिलाफ IPC की धारा 419 के तहत मामला दर्ज किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने CM योगी पर साधा निशाना।
यूपी में गायों को जिंदा दफनाने के मामले में मोदी से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि यूपी के बांदा जिले में गायों को जिंदा गाड़ने की घटना क्रूरता की पराकाष्ठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आपराधिक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। प्रियंका वारा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए पूछा, योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार के प्रशासन ने बांदा में सैकड़ों जिंदा गायों को दफना दिया। आपकी सरकार में गौशालाओं में गौ माता क्रूरता एवं अमानवीयता का शिकार है। उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने को आग्रह किया और कहा, नरेंद्र मोदी जी, आज आप यूपी में हैं, क्या आप गौशालाओं की दुर्दशा पर ऊपर सरकार से जवाबदेही मांगेंगे? इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कई गायों को मिट्टी और पत्थर में जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, नागपुर के बाद चंडीगढ़ समेत इन राज्यों में भी हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। रविवार को नागपुर में एंट्री होने के बाद आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आज दोपहर में महाराष्ट्र के नागपुर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। नागपुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के एक वेरिएंट की चपेट में आ गए हैं। रविवार को कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। अब इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 37 हो गई है, जबकि आईसीएमआर ने एक किट तैयार की है जो 2 घंटे में ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है, जबकि महाराष्ट्र में कुल 18 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आए हैं। दोनों युवक विदेश से लौटे थे। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 35 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,774 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 8,464 मरीज ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में संक्रमित पाए गए 20 साल का शख्स हाल ही में इटली से अपने परिजनों से मिलने आया था। 22 दिसंबर को वो इटली से भारत आया था। तब से वो होम क्वारंटाइन में था। दोबारा टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई। जानकारी के लिए बता दें कि युवक में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं देखा गया और उसने इटली में फाइजर वैक्सीन की डोज भी ली थी। फिलहाल पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में विफल रहे मोदी, वाराणसी में हारेगी भाजपा, राकांपा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी को स्वच्छ और साफ बनाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उनके वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी भाजपा कम से कम 4 सीट हारेगी। प्रधानमंत्री की राकांपा द्वारा आलोचना उस दिन आई है जब उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया और वहां गंगा आरती भी देखी। यहां संवाददाताओं से बातचीत में महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने याद किया कि मोदी ने 2014 के आम चुनाव से पहले कहा था कि मां गंगा ने उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है। उनकी यह बात बहुत मशहूर हुई थी। मलिक ने आरोप लगाया, अब 7.5 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार यह जवाब नहीं दे पाई कि इतने सालों में गंगा नदी सफाई अभियान का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि गंगा नदी की सफाई के लिए जिम्मेदार कुछ मंत्रियों को इस अवधि के दौरान बदल दिया गया था, लेकिन नदी को साफ करने का मिशन अधूरा रहा। मंत्री ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया था, लेकिन मोदी जी गंगा को स्वच्छ बनाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा है, लेकिन हमारा मानना है कि भाजपा विधानसभा की 5 सीटों वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में से कम 4 हारेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता जा रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद लिया जाएगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित 35 वर्षीय व्यक्ति को लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अभी ठीक है, उसे केवल कमजोरी है। यह व्यक्ति जिम्बाब्वे से दिल्ली आया था और उसने साउथ अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली सरकार द्वारा अब उसके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है।
सबसे खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के इस मरीज को कोविड के टीके की दोनों डोज भी लग चुकी हैं। बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए नामित किया गया है। इससे पहले रविवार को तंजानिया से दिल्ली लौटा 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था और वो दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज था। उसने भी कोरोना का दोनों टीका लगवा लिया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका इलाज किया गया और अब उसे कोई खास परेशानी नहीं है।